नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग्स, गिव रीजंस, लॉन्ग आंसर, सब तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इस चैप्टर का है ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले जो दो पार्ट्स थे उसमें मैंने पूरी तरह से जो कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर किए थे। सब कुछ कार्बन के वर्सेटिलिटी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, नोमेनक्लेचर्स, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, मिसल फॉर्मेशन, ये सब कुछ सोप, डिटर्जेंट डिस्कस कर चुका हूँ पहले दो पार्ट्स में। तो अगर पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा। फिर इस वीडियो पर आइए, आपको समझने में और क्वेश्चंस का जवाब देने में आसानी हो जाएगी। उसका जो लिंक है पहले दो पार्ट्स का उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में भी आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो का देख लेते हैं। सबसे पहला असर्शन रीजनिंग टाइप का क्या है। तो फॉलोइंग असर्शन है, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज है, CH3OH, CH3, CH2OH और ये। तो रीजन क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप्स बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहले तो ये फाइंड आउट करना है। असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि होमोलोगस सीरीज कौन सा सीरीज, वैसे सीरीज होते हैं ना, वैसे कंपाउंड्स होते हैं, सिमिलर कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम से होते हैं और जो प्रेडिसेसर और जो सक्सेसर है उन दोनों के कंपाउंड के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस हो या फिर 14 मास यूनिट का डिफरेंस हो। ठीक है, ये अगर डिफरेंस होता है तो हम लोग उसे होमोलोगस कहेंगे। जैसे कि CH3OH, ये क्या हो गया, ये मिथानॉल है। ठीक है, दिस इज मिथानॉल। सेकेंड वन इज इथानॉल, इथानॉल क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप्स है। एंड थर्ड वन इज प्रोपानॉल। ठीक है, तो सब में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, प्लस CH2 का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है सेम तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है। एंड बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज विद फंक्शनल ग्रुप Cl। ठीक है, तो Cl क्या है, क्लोरीन। ये हैलोजन ग्रुप्स की बात की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पहले दो मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के बनाने हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली दिया है क्लोरीन का यूज करके। तो पहले दो जो क्या होंगे, तो बेसिकली मीथेन होता है CH4। ठीक है, तो CH4 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मेनली CH3Cl कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जिसको मेनली कहा जाता है क्लोरोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा इथेन। ठीक है, C2H6 से अगर हम लोग एक क्लोरीन को हटा, मतलब हाइड्रोजन को हटा देंगे और क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा C2H5Cl, दैट इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन। तो ये दोनों है पहले दो हमारे होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज फॉर क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है या कोई अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, कीटोन, एल्डिहाइड, ऐसे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है फंक्शनल होमोलोगस सीरीज। तो पता होना चाहिए कि डिफरेंस जो होता है एक दूसरे के बीच में CH2 या 14 मास यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, और सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। बस यही दो चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे, ये भी असर्शन रीजनिंग है। एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन is a process in which sweet smelling substance is produced। sweet smelling substance जो होता है वो एस्टर होता है। ठीक है, तो मेनली एक एसिड होता है। ठीक है, एसिड मान लेते हैं CH3COH, जो कि एसिटिक एसिडिक एसिड है। एंड
एल्कोहल C2H5OH एल्कोहल। तो ये दोनों मिलाकर एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसको कहा जाता है CH3COO C2H5। ठीक है, तो एस्टर बनाता है और साथ ही साथ में H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इस एस्टर का क्या नाम है? तो इस एस्टर का नाम है इथाइल इथानोएट। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, स्वीट स्मेलिंग सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रीजन क्या है? when esters react with sodium hydroxide and alcohol and sodium salt of carboxylic acid is obtained। ये भी सही है। जब इथाइल और इथानोइड एस्टर जो है हम लोग कोई भी बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, CH3C_O C2H5 प्लस कोई भी बेस मान लेते हैं NaOH। ठीक है, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा क्या? C2H5OH का। यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, C2H5OH एक कंपाउंड बना लेगा और हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दैट इज CH3COO-Na+। ठीक है, यही है हमारा सोप फॉर्मेशन का एग्जाम्पल, मैंने रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एक अल्कोहल बनता है और एक सोप बनता है। ठीक है, सोडियम भी हो सकता है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। लेकिन क्या ये पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है? तो नहीं, पहले वाले का जो असर्शन है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि what are covalent compounds, why are they different from ionic compounds, list the three characteristic properties। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आ चुके हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आपने मेटल नॉन मेटल्स में आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, तो डिफरेंस आ सकता है कोवलेंट आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स मेनली आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। ठीक है, वो शेयरिंग होता है यहाँ पर, दैट इज जैसे कि आपने देखा ही होगा H2F2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में Cl2, इस तरह से मेनली शेयर होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच में शेयरिंग होता है। ठीक है, बट आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में। और वहां पर क्या होता है? मेनली एक मेटल का यूज किया जाता है और एक नॉन मेटल का, जैसे NaCl में सोडियम जो है वो मेटल है, एंड क्लोराइड जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बहुत बार आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझाने दिया जा सकता है, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोथ कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स का दोनों ही आपको आना चाहिए, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ थियोरेटिकल पार्ट में, तो अगर नहीं देखे तो वहां जरूर देख लीजिएगा। फिर थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कोवेलेंट कंपाउंड के, तो जे आर जनरली इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है जनरली, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पेट्रोल केरोसिन इन सब में ये, अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कोवेलेंट कंपाउंड का, वो वीक होता है इन कंपैरिजन टू द आयनिक कंपाउंड्स। थर्ड इज दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट हैव कंटेन आयंस। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं होता क्योंकि वहां पर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी फ्री आयंस नहीं मिलेगा, और अगर फ्री आयंस नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेन तीन प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड के, डिफरेंसेस ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, दैट इज एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक में भी समझाया गया है कि दोनों ही केस में कोवेलेंट कंपाउंड क्यों करता है, आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है। तो मेनली क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 2 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये कार्बन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी टेक एनर्जी लग सकता है इसके लिए, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करना बहुत एनर्जी लग सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो वो कंप्लीट ट्रांसफर करने के बजाय वो क्या करता है, वो शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी बुक में थियोरेटिकल पार्ट में भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं आ रहा हूँ इसमें। सेकंड क्वेश्चन है कि डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड एक नॉन मेटल है ना, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन डायमंड ऐसा है एक्सेप्शन, नॉन मेटल है, साथ ही साथ में कोवेलेंट कंपाउंड भी है, ठीक है। वो कैसे करके वो उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। जैसे मैंने बताया था, ईच कार्बन एटम जो होते हैं वो 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होते हैं, और तीनों चारों ही जो होते हैं वो अलग अलग प्लेन में होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लेन्स में होते हैं, जिसके कारण एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण डायमंड जो है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। उसकी ऐसी ही स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसके कारण उसकी हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, फिर मेल्टिंग पॉइंट भी इसीलिए उसकी हाई हो जाती है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कारण मेनली ऐसा होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक एक्सेप्शन ही है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी उसका ही कार्बन, ग्राफाइट भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। तो ग्राफाइट का क्या होता है, तो ग्राफाइट में किस तरह का बॉन्डिंग होती है, तो ईच कार्बन एटम जो है वो इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। वो बॉन्ड होता है 3 कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, और तीनों ही जो है वो एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं और हेक्सागोनल एरे बनता है, ठीक है। हेक्सागोनल एरे बना देता है, और एक जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। वैलेंसी को अपने मेंटेन करने के लिए वो एक डबल बॉन्ड बना देता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, 3 बॉन्ड्स मेनली होते हैं, ठीक है। 3 अदर कार्बन एटम्स होते हैं, तो 3 मेन मेजर बॉन्ड है, बट only 3 valence electrons are used for the bond formation, and hence the fourth valence electron is free to move, ठीक है। फोर्थ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है, और फ्रीली मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, है ना। इसीलिए ग्राफाइट इज ए non-metal as well as covalent compound which conduct electricity, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों करते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है मैंने एलोट्रोपीज में बताया था, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, और कार्बन के एलोट्रोप्स, जिसमें ग्राफाइट, डायमंड एंड फ्यूलरीन्स के बारे में डिटेल में समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नेम अ साइक्लिक, ऐसे क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स में कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहला है टर्म साइक्लिक अनसैचुरेटेड एंड कार्बन कंपाउंड। तो ये एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का मेनली फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, 1 2 3 4, ऐसे कुछ C6H6 होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन, एक 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 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये, लेकिन आप देखेंगे तो वैलेंसी इसका सेटिस्फाई नहीं हुआ है कार्बन का। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और एक यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करके स्ट्रक्चर है। कॉमनली इस तरह से भी बेंजीन को दिखाया जाता है, या फिर अगर ऐसे ही आएगा तो आप इस तरह से बेंजीन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अगर क्वेश्चन दिया हो साइक्लिक सैचुरेटेड बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। सैचुरेटेड वाला कुछ ऐसे होगा, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और साइक्लिक अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या है, CnHn, ठीक है। ये फॉर्मूला, और इसमें क्या है, CnH2n। जैसे कि मैं बना रहा हूँ साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन,
मतलब ब्यूटेन मतलब 4 होता है, 1 2 3 4, ये साइक्लिक है। और इसमें हम लोग दो दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, C4H8। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला है CnH2n जनरल फॉर्मूला, और साइक्लिक अनसैचुरेटेड में CnHn। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड नहीं बनना। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी आपको बनाना आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर में दिया जा सकता है, बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है OH। OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अल्कोहल का, है ना, अल्कोहल का। और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, तो ऑल यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो 2 ही है, तो 2 मीन्स ईथेन, है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम लोग ईथेन ही बोलेंगे, तो इथानॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इथानॉल बन जाएगा, तो ये दिस इज इथानॉल। ठीक है, या फिर आप इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं, इथानॉल या इथाइल अल्कोहल। थर्ड इज क्या है, तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो CHO है। ठीक है, तो CHO मीन्स व्हाट, CHO मीन्स एल्डिहाइड, है ना। CHO मीन्स एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड में सफिक्स क्या होता है, AL होता है। अल्कोहल में OL होता है, और एल्डिहाइड में AL होता है। अब कार्बन कितने हैं, तो 2 है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, इथानॉल। ठीक है, तो दिस इज इथानॉल, ये इथानॉल है, ये इथानॉल है। बहुत दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि सेलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स कुछ दिए गए हैं, हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सेलेक्ट करना है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या था, तो CnH2n+2, है ना। जैसे कि एल्केन्स हो गया, एल्केन्स जैसे मीथेन, इथेन, है ना। तो CnH2n+2, अगर ये फॉर्मूला जो भी फुलफिल कर रहा है, तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो पहला देखते हैं C3H6। तो C3H6 जो है वो फॉर्म फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। C5H10, ठीक है, तो C5H10 भी, ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। C4H10, हाँ, C4H10 फुलफिल कर पा रहा है, C4H10। ठीक है, सेकेंड इज C6H12, हाँ, ये भी फुलफिल कर पा रहा है, C6H14। ठीक है, C2H4 कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं कर पा रहा, तो दिस ओनली C4 C4H10। C4H10 को क्या कहा जाता है, तो कार्बन जो है कितने हैं, 4, 4 मीन्स ब्यूट, एंड ये हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर है कार्बन 6, तो कार्बन 6 क्या होगा, हेक्स एन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, तो दिस इज ब्यूटेन एंड हेक्सेन। तो ब्यूटेन एंड हेक्सेन जो है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसा भी दिया जा सकता है, कोई भी एल्डिहाइड बोला जाएगा, या फिर कोई कीटोन बनाने दिया जाए जिसका 5 कार्बन एटम्स है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मार्क्स के। तो एल्डिहाइड बनाना है जिसके 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम मीन्स ब्यूट, है ना, ब्यूट। और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट आन होगा। ठीक है, ब्यूटेन वाला आन, एंड क्योंकि एल्डिहाइड है तो उसका सफिक्स क्या होता है, आल होता है, तो ब्यूटानॉल। ठीक है, तो ब्यूटानॉल इसका नोमेनक्लेचर होगा, और आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले तो 4 कार्बन बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, आप जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐसे बना दीजिए, डबल बॉन्ड O और इधर H। ठीक है, और बाकी को आप हाइड्रोजन से फुलफिल कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके फुलफिल हो जाएगा। तो कार्बन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 5 7 8। ठीक है, H8, एंड ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आना, फिर नोमेनक्लेचर आना, फिर इस तरह से अरेंज करना भी आना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं कि विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड व्हाई। ठीक है, तो वैसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम कैटिनेशन आता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे है कंपाउंड जिसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन शो करता है वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन ही में शो होता है। तो कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बन सकता है या फिर वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर सकता है। और मिलियंस ऑफ ऐसे करके कार्बन जो है इसी प्रॉपर्टी के कारण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, एंड ऐसा क्यों होता है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन शोज कैटिनेशन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दो ही रीजन है कि जो उसका, क्योंकि वो छोटा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम लोग बोर्स मॉडल बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है और 2 है इंटीरियर वाले में। तो न्यूक्लियस के पास जो है वो पावर ज्यादा होगा फॉर स्ट्रांगली पुल करके रखने के लिए और ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये स्मॉल साइज के कारण, अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल होता तो ये न्यूक्लियस के पास बहुत सारा एनर्जी खर्च करना पड़ता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जिसके कारण कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राइट डाउन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको, अगर फॉर्मूला दिया ही है तो आप आसानी से इसे बना लीजिए। ठीक है, फिर काउंट कीजिए कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें काउंट करना है सी और एच के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है 10 कार्बन हाइड्रोजन, एंड कार्बन कार्बन के बीच में कितना है 1 2 एंड 3। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3, तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 13 हो गए कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इसी तरह से मैं अगर दे दूं, जैसे ये कंपाउंड है इथानॉल में, जैसे लेट सपोज दे देता हूँ C2H5OH। ठीक है, तो इथानॉल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो आपको सबसे पहले बनाना होगा सी इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया हमारा OH, इधर में है H, इधर में H। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 6 एंड 7, तो इसमें कितना हो रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो रहा है। ठीक है, तो ये कंबाइंड एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको हम लोग OH के बीच में नहीं काउंट करेंगे, जस्ट हम लोग को ये वाले बाकी काउंट करना है। ठीक है, तो इसमें 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया गया है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड आउट करने। ठीक है, तो बहुत बार क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी हो सकता है फॉर्मूला ना दे, जस्ट कंपाउंड का नाम लिख दे। तो आपको सबसे पहले कंपाउंड को बनाना होगा, फिर काउंट करके बताना होगा कि कितना है, और इस तरह से लिखना पड़ेगा कि CH के बीच में कितना है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कितना है, वैसे करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो OH है, तो OH के सामने पता ही है कि OH वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और कुछ अगर इस तरह से होगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर में क्या लगा रहता है, तो एल्काइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड C2H5। ये एक एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम होता है इथाइल, और ये भी एक एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसा करके, और अगर कमेंट सेक्शन में पूछूं कि ये कंपाउंड का क्या नोमेनक्लेचर होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये जो हमने कीटोन कंपाउंड बनाया है इसका नाम क्या होगा। ठीक है, CH3 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड C2H5। ठीक है,
बहुत अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। ठीक है, राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेम देम, स्टेट द रिलेशन बिटवीन टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कीटोन और एल्डिहाइड के जो फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, है ना, आइसोमरिज्म हम लोग बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आइसोमर्स। ठीक है, तो जो C3H6O जो एल्डिहाइड का है वो क्या बोला जाता है, उसको प्रोपानॉल कहा जाता है। और जो कीटोन है उसको प्रोपानोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, केमिकल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, सो वी विल कॉल देम, दे आर बोथ एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो इसको भी हम लोग आइसोमर सिखाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आता है। जैसे कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, जैसे CH4 मीथेन हो गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, फिर कोई इथेन, मीथेन, इथाइन ऐसे करके दिया जा सकता है, या फिर कोई बड़ा कंपाउंड भी दिया जा सकता है इवन, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, प्रोपानॉन, इन सब का भी दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो इथेन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो इथेन का फॉर्मूला है C2H6। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, तो C2H6 अगर बनाएंगे आप तो ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। देन इथीन, देन इथाइन। इथीन का क्या है जनरल फॉर्मूला, तो ये अनसैचुरेटेड है, तो इसका फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, तो इथीन का हो जाएगा C2H4। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इस तरह से बॉन्ड बनता है बेसिकली, C डबल बॉन्ड C 1 2 1 2, ये सारे हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हमारा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितना कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहा है, इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 6, तो इसमें 6 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। इस केस में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। इथाइन में देख लेते हैं, इथाइन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2 है। ठीक है, तो इसमें कितना बनेगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, तो इसमें कितना बन रहा है, 1 2 एंड 3, यहाँ पर बन रहा है 5। तो इथाइन में कोवलेंट बॉन्ड जो है 5 है, इथीन में 6 है, एंड इथेन में 7 है, तो एक एक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज के बहुत सारे हो सकते हैं, कि जनरल फार्मूला हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड आउट करना। बहुत तरह से ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट्स आर चेंज टू सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिससे अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग सैचुरेटेड फैट में बदलते हैं, मतलब क्या, कि एक कोई भी अनसैचुरेटेड फैट ले लेंगे, जिस तरह से C डबल बॉन्ड C, ठीक है, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में, है ना। इस रिएक्शन को मेनली क्या कहा जाता है, तो एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम और साथ में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, या फिर आप इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स को सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, जिसके चांसेस कम है कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या व्हाट इज एडिशन रिएक्शन।
इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, ये क्वेश्चन अब कम हो गए हैं, ठीक है। अब घुमा फिरा कर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो भी, फिर कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। थियोरेटिकल पार्ट में मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो मीथेन को जब हम लोग क्लोरीन से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होता है, तो ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीथेन जो है सी कुछ इस तरह से बॉन्ड होता है ना, सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर क्लोरीन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा और बना देगा CH3Cl, ठीक है। तो CH3Cl इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो बनता है वो क्लोरोमीथेन बनाता है, ठीक है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि राइट द रेस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला क्वेश्चन था कि बर्न्ड इन सॉरी कि जब क्लोरीन गैस से ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन सॉरी मीथेन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड साथ ही साथ में हीट एंड लाइट एनर्जी ये सब रिलीज होता है जनरली। तो कोई भी अगर हम लोग कार्बन का, ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन सॉरी ये कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। तो वेन एवर वी विल बॉन्ड एनी कार्बन कंपाउंड्स तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ में हीट और एनर्जी रिलीज होगा। जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स में बेसिकली हमारा प्रोपेन एंड ब्यूटेन यूज किया जाता है। तो अगर उसको भी हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड H2O यही बनता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए एलपीजी सिलेंडर का यूज किया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना मना किया जाता है, ठीक है। तो ये रीजन है। और अगर अबंडेंट अमाउंट में हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है कार्बन को इनको, तो पॉल्यूशन और कम होगा और ब्लू फ्लेम आएगा। लेकिन अगर अबंडेंस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिया जाएगा तो यही कार्बन कंपाउंड्स क्या करेंगे, उसमें सूट फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लैक कलर का केमिकल कंपाउंड्स बनने लगता है जो कि हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उसमें मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अगर अबंडेंस में है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अन्यथा लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड ही बनेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए तो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग व्हाई एसिटिलीन बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, ठीक है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एसिटिलीन मतलब क्या होता है, एसिटिलीन मतलब इथाइन को ही दूसरा कॉमन नाम हम लोग इथाइन को ही रखा गया एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर where carbon content is more than the hydrogen content. Hence, carbon is not completely burnt and unburnt carbon deposit as a soot, ठीक है। तो इथेन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहां पर कार्बन की परसेंटेज कम होती है, ठीक है। कार्बन की जैसे कि मीथेन, मीथेन में देखिए एक कार्बन एटम के लिए 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इथाइन में क्या हो जा रहा है, एसिटिलीन में 2 कार्बन के लिए सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कार्बन एक्सेस में है, तो कार्बन अगर एक्सेस में है तो वो बर्न नहीं होता है, वो एज इट इज कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन एज इट इज रह जाता है, जिसके कारण ही ब्लैक कलर का सूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग व्हाई केरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर व्हाइल कुकिंग ऑयल डू, ठीक है। तो केरोसिन डीकलराइज नहीं करता ब्रोमीन वाटर को, बट कुकिंग ऑयल करता है। तो सबसे पहले तो कुकिंग ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनता है, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। या जैसे हम लोग कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, प्यूफा, decolorizes the bromine water due to the formation of addition products, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो इसमें वही वो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड में जब उसको अ, जैसे एडिशन रिएक्शन में बताया था। लेकिन केरोसिन जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है,
ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो डीकलराइज नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को। तो एडिशन रिएक्शन में हम लोग ने पढ़ा था ना कि अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, जब हम लोग निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में देंगे तो ये सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड बन जाता है। बट केरोसिन क्योंकि सैचुरेटेड है तो रिवर्स प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही है, इसीलिए ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन 5% अल्कलाइन KMnO4 solution is added drop by drop to warm ethanol taken in a test tube? ठीक है, state the role of alkaline KMnO4 reaction in the solution in the reaction। ठीक है, सबसे पहले 5% अल्कलाइन KMnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, वो बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो ऐड करता है ऑक्सीजन इन द केमिकल रिएक्शन में, वो ऑक्सीजन और बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक अल्कोहल में 5% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को डालेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो अल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एन अल्कोहल इनटू एन एसिड। तो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत होगा, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है, K2Cr2O7 भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग इथेनॉल को, कोई भी अल्कोहल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। Carbon compounds X and Y have molecular formula C4H8 and C5H12। ठीक है, C4H8 और एक है C5H12 respectively। Which one of these is most likely to show addition reaction? Justify your answer। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन से देखिए आप किस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन दिस केस। तो एडिशन रिएक्शन कौन सा होगा, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वही एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो इस केस में कौन सा अनसैचुरेटेड सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो C4H8 और C5H12। ये क्या है, ये पेंटेन है जो कि एक सैचुरेटेड है। ठीक है, दिस इज पेंटेन। लेकिन C4H8 क्या है, तो ये दिस इज ब्यूटीन। ठीक है, तो दिस इज ब्यूटीन। तो ब्यूटीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, ये नहीं, पेंटेन जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम एट 250 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव राइज टू एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, रेस्पेक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपानॉल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब क्या है, दो एग्जांपल आपको एटलीस्ट याद रखने होंगे विद फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, बट वो एडिशन कर देते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो KMnO4 हो गया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर K2Cr2O7। देखिए इसके पास 7 ऑक्सीजन, इसके पास 4 ऑक्सीजन है, तो इसके पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, ये आराम से ये दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोपानॉल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो प्रोपानॉल क्या है, बेसिकली एक अल्कोहल है। तो अल्कोहल में अगर हम लोग ड्रॉप वाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेस्पेक्टिव एसिड्स में। तो प्रोपानॉल में क्या होता है, क्योंकि 3 कार्बन एटम है, तो जो एसिड बनेगा वो भी 3 कार्बन एटम से बनेगा। और 3 कार्बन एसिड वाला जो होता है वो क्या होता है एसिड, उसका नाम होता है प्रोपानोइक एसिड। तो प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्रोपानॉल से प्रोपानोइक एसिड, अगर इथानॉल होता तो इथानोइक एसिड होता, प्रोपानॉल था तो प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानॉल होता तो ब्यूटानोइक एसिड होता। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, ये है
आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है असर्शन रीजनिंग है। तो इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्टिफाई करने के लिए भी दिया जा सकता है कि इथेनोइक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों है। तो क्योंकि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। ठीक है, प्योर मेल्टिंग जो मेल्टिंग पॉइंट है इथेनोइक एसिड की वो 290 केल्विन है। हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड क्लाइमेट्स। और ये आसानी से ये फ्रीज कर जाते हैं और ये जैसे ग्लेशियर्स की तरह होते हैं वो इस तरह से फ्रीज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। A compound acts on heating with excess of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y। ठीक है, unsaturated compound Y दिया जाता है। ठीक है, तो X also react with sodium metal to evolve a colorless gas Z। Identify the X, Y, Z। Write the equation for the chemical reaction for the formation of Y and also write the role of sulfuric acid in the reaction। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये नया ट्रेंड बन चुका है आइडेंटिफाई करना एक्स वाई जेड। तो वैसा कंपाउंड जब हम लोग ऐसा एक्स कौन सा कंपाउंड होगा जब हम लोग एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे और 443 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि वाई है। तो एक्स क्या होगा, तो एक्स मेनली क्या होगा, एक्स वो एक अल्कोहल होगा। ठीक है, एक्स एक अल्कोहल होगा। ठीक है, तो एक कोई भी अल्कोहल में हम लोग अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया हमारा अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल। और y क्या हो गया, तो y हमारा हो गया इथीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड, तो दिस इज इथीन और ये हो गया इथानॉल। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो जो होता है कोई भी कंपाउंड होता है उससे पानी निकाल लेता है। ठीक है, पानी को वो खींच लेता है अपने तरफ। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, वो रिमूव करने में हेल्प करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि एक्स ऑल्सो रिएक्ट। ठीक है, एक्स जो है अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है सोडियम मेटल टू फॉर्म टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस जेड। वो गैस कौन सा है, ठीक है, तो जब हम लोग इथेनॉल को ट्रीट कराते हैं सोडियम के साथ में तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम इथेनॉइड बनता है। ठीक है, सोडियम इथेनॉइड बनेगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। ये आप पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एन सोडियम मेटल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सोडियम इथेनॉइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ में कलरलेस गैस जो कि हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉपिंग टेस्ट। पॉपिंग साउंड आएगा तो आसानी से पता कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस का ही रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो कंप्लीट करना है। सो सबसे पहला है CH3CO C2H5 और NOH। इस रिएक्शन को अगर बेसिकली कहा जाए तो ये है क्या है, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, सोप बनाने वाला रिएक्शन है। तो CH3CO C2H5 बेसिकली उसको इथाइल इथेनॉइड कहा जाता है। और जब भी हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे NOH KOH किसी के साथ भी, तो एक सॉल्ट सोप का फॉर्मेशन होगा एंड एंड अल्कोहल भी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन है। फिर जब हम लोग एक एसिड को CH3COH को ट्रीट कराते हैं NOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तब क्या बनेगा, तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑब्वियसली। तो एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो CH3COH में और NOH के जब रिएक्शन होगा तो सोडियम इथेनॉइड का फॉर्मेशन होगा और पानी बनेगा जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। थर्ड इज C2H5 जो कि अल्कोहल है, CH3COH एसिड है। जब हम लोग उसको ट्रीट कराएंगे दोनों को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड C2H5 का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एस्टर फॉर्मेशन ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी
आ सकते हैं 1 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो कंपाउंड बनाना भी है, कंप्लीट रिएक्शन करना है, अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस भी करने दिया जा सकता है और कंपाउंड का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिएगा, सारे चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस फ्रेम जरूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग देयर वेस्ट इन रिवर्स ए एंड बी। Water samples were collected from these two rivers. It was observed that the sample collected from river A was acidic. River A का जो पानी था वो acidic था. While the river that of the river B was basic. The factories located near A and B are. ठीक है, तो soaps and detergent factories near A and alcohol distillery near B. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ए जो है वो एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक रिवर हो चुका है। तो सोप और डिटर्जेंट से क्या एसिड होता है? नहीं। सोप और डिटर्जेंट जो होता है वो जनरली बेसिक नेचर का होता है। तो माइंड में ये बैठा लीजिए कि सोप डिटर्जेंट जो है वो बेसिकली बेसिक या अल्कलाइन नेचर है। तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज आर नियर बी एंड अल्कोहल डिस्टिलरी नियर ए। ठीक है, तो अल्कोहल डिस्टिलरी क्या ये होगा? तो अल्कोहल डिस्टिलरी, तो अल्कोहल का तो कोई अल्कोहल मतलब न, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है ना? अल्कोहल ना एसिडिक है ना बेसिक है, कोई लिटमस पेपर में कुछ टेस्ट कुछ इसका रंग बदलता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। हाँ, लेड स्टोरेज फैक्ट्रीज जो है वो एसिडिक होता है। ठीक है, उसका जो होगा उसमें H2SO4 का यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये एसिडिक होगा। फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन हमें कंफर्म के लिए डी ऑप्शन भी पढ़ना होगा कि लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नियर बी एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर ए। तो ये उल्टा हो गया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी में मेनली H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, और सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्री बेसिकली बेसिक नेचर के होता है, तो उसका जो वेस्ट होगा वो भी बेसिक ही होगा ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जो कि मिसल फॉर्मेशन से ऑब्वियसली एक ना एक क्वेश्चंस तो आता ही आता है। तो मिसल्स बनाना, डायग्राम सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मिसल्स, फिर डिटर्जेंट एंड सोप के बीच में क्या डिफरेंसेस है, फिर डिटर्जेंट किस तरह से एडवांटेजेस है, क्योंकि वो हार्ड वाटर में रिएक्ट करता है लेकिन सोप नहीं करता है, लैदर फॉर्मेशन नहीं होता है, वो सब क्वेश्चंस मैंने थियोरेटिकल पार्ट में भी डिस्कस किया था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करना क्वेश्चंस अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड सोप इज एडेड टू वाटर। ठीक है, एंड व्हाई आर मिसल्स नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू इथानॉल। ठीक है, तो सोप बेसिकली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। एक पोलर हेड होता है जो कि आयनिक पार्ट से बना होता है, और एक लॉन्ग चेन होता है, कार्बन चेन होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक, ये पानी पसंद नहीं करता। जो आयनिक पार्ट होता है वो उसको पानी पसंद है। ठीक है, तो जो आयनिक पार्ट है जैसे सोडियम वाला वो आउटसाइड रहता है, जिसको पानी पसंद है, H2O लविंग है। ठीक है, H2O लविंग है। और जो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के जो चेन्स हैं वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक होता है, उसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो ऑयल, डर्ट, ग्रीस के साथ में रिएक्ट करता है और उसको निकाल के फेंक देता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली सोप मिसल फॉर्मेशन होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसल के बारे में बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। तो वाई आर मिसल्स नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल। ठीक है, तो सोप इथेनॉल में क्यों नहीं होता है, मिसल फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंपल, सोप जो है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, पूरा घुल जाता है, तो उसमें मिसल फॉर्मेशन होना ही नहीं है। सिंस सोप्स आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, देयर मिसल्स फॉर्मेशन डज नॉट ऑकर। ठीक है, तो ये रीजन है। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थे मेरे सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे बोर्ड्स में एग्जाम्स में से पूछे जाते हैं। हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने की मैं कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा और आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा। अगर इस वीडियो को देखकर अगर अच्छा लगा है, कुछ सीखने मिला, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आंसर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, शेयर करके शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।